16वीं और 17वीं सदी का हिंदुस्तान। जब हम इस दौर के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद मुगल बादशाह, उनके आलीशान किले, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, है ना? लेकिन असली हिंदुस्तान तो उस वक्त भी गांव में ही बसता था। आज हम उसी ग्रामीण दुनिया की कहानी जानेंगे जहां किसान, जमींदार और खुद सल्तनत के बीच एक बहुत ही दिलचस्प रिश्ता था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 85%। जी हां, मुगल काल में भारत की इतनी बड़ी आबादी गांव में रहती थी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि साम्राज्य की असली ताकत, उसकी दौलत, उसकी बुनियाद, सब कुछ इन्हीं गांवों से आता था। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी और अहम दुनिया को चला कौन रहा था? क्या वो किसान थे जो दिन रात जमीन पर मेहनत करते थे, या फिर जमींदार जिनके पास ताकत और रुतबा था, या फिर दिल्ली में बैठा मुगल बादशाह और उसकी सल्तनत? चलिए इसी उलझे हुए रिश्ते की परतों को खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें उस जमाने के बारे में ये सारी बातें पता कहां से चलती हैं। आखिर हमारे सोर्स क्या हैं? हमारी जानकारी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है आईने अकबरी। इसे अकबर के बहुत ही काबिल दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। अब ये किताब हमें सल्तनत का ऑफिशियल नजरिया देती है, मतलब एक ऐसी तस्वीर जिसमें सब कुछ एकदम व्यवस्थित और सरकार के कंट्रोल में है। लेकिन ये तो हुई सिक्के की एक साइड। जब हम गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे इलाकों से मिले दस्तावेजों को देखते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी सामने आती है। इन कागजों से हमें जमीन और टैक्स को लेकर किसानों, जमींदारों और सरकारी अफसरों के बीच जो झगड़े और तनाव थे, उनकी असली झलक मिलती है। चलिए अब सीधे गांव के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहां की जिंदगी कैसी थी। अच्छा, तो ऐसा नहीं था कि गांव के सारे किसान एक जैसे थे। मोटे तौर पर दो तरह के किसान हुआ करते थे। एक थे खुदकाश्त, ये उसी गांव के रहने वाले थे और इनकी जमीन भी वहीं होती थी। और दूसरे थे पाही काश्त, जो किसी और गांव से आकर ठेके पर खेती करते थे, हो सकता है बेहतर टैक्स की शर्तों के लिए या फिर किसी मजबूरी में। और वो जमीन थी भी कमाल की। मतलब ज्यादातर जगहों पर साल में 2 फसलें तो आम बात थी, कहीं कहीं तो 3-3 फसलें भी हो जाती थीं। आगरा में 39 किस्म की फसलें, दिल्ली में 43, और जरा सोचिए, अकेले बंगाल में 50 अलग अलग तरह के चावल पैदा होते थे। अविश्वसनीय, है ना? अब कुछ फसलें थी जिन्हें जिनसे कामिल यानी परफेक्ट क्रॉप्स कहा जाता था, जैसे कपास और गन्ना। ये कैश क्रॉप्स थी, और क्योंकि इनसे सल्तनत को ज्यादा टैक्स मिलता था तो सरकार खुद किसानों को इन्हें उगाने के लिए बढ़ावा देती थी। उस दौर में जमीन की कोई कमी नहीं थी, तो अगर किसी किसान को लगता कि उस पे जुल्म हो रहा है तो वो अपनी जमीन छोड़कर कहीं और जाकर बस जाता था। खुद बादशाह बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में लिखा है कि हिंदुस्तान में गांव और शहर पल भर में बस भी जाते हैं और उजड़ भी जाते हैं। तो ये तो हुई खेती की बात, पर गांव का समाज चलता कैसे था? इसका पूरा ताना बाना कैसा था? हर गांव की अपनी एक पंचायत होती थी और उसका एक हेड होता था, मुखिया। मुखिया का चुनाव गांव के बड़े बुजुर्ग मिलकर करते थे। हाँ, लेकिन इस चुनाव पर जमींदार की मुहर लगनी जरूरी थी, और फिर यही मुखिया पटवारी की मदद से गांव के सारे हिसाब किताब और खर्चों का मैनेजमेंट देखता था। अब सुनने में तो ये छोटा गणराज्य वाली बात बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग थी। समाज में जाति के आधार पर बहुत गहरी असमानताएं थीं। कई निचली जातियों के लोगों को छोटे-मोटे और गंदे समझे जाने वाले काम करने पड़ते थे, और वो अक्सर गरीबी में ही अपनी जिंदगी गुजार देते थे। अच्छा, अब खेतों से थोड़ा हटकर बात करते हैं। समाज में महिलाओं का क्या रोल था, और उन लोगों का क्या जो जंगलों में रहते थे? ये समझना बहुत जरूरी है कि औरतें उस जमाने की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी। वो सिर्फ घर नहीं संभालती थी, बल्कि बुआई, निराई, कटाई से लेकर सूत काटने, बाजार में सामान बेचने तक हर काम में मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। और हाँ, जंगलों में रहने वालों के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता था, जंगली। लेकिन इसका मतलब वो नहीं था जो आज हम समझते हैं। जंगली का मतलब असभ्य नहीं, बल्कि वो इंसान था जिसकी रोजी रोटी जंगल से चलती थी। शिकार से, जंगल के फल फूल इकट्ठा करने से, या फिर झूम खेती से। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और उन बड़ी ताकतों को देखते हैं जो गांव की जिंदगी को ऊपर से कंट्रोल कर रही थीं, यानी जमींदार और खुद मुगल सल्तनत। जमींदार ये उस दौर के रूरल एलीट थे। समझिए कि ये एक तरह के लोकल पावर हाउस थे।
उनकी अपनी जमीनें होती थीं, जिन्हें मिल्कियत कहते थे। वो राज्य के लिए टैक्स इकट्ठा करते थे और उनके पास अपने किले और अपनी प्राइवेट आर्मी तक होती थी। और इनकी ताकत का अंदाजा आप सिर्फ इस एक नंबर से लगा सकते हैं। आईने अकबरी के हिसाब से पूरे साम्राज्य के जमींदारों के पास कुल मिलाकर 42,77,057 पैदल सैनिक थे, लगभग 43 लाख। और ये तो सिर्फ पैदल सैनिक हैं, घुड़सवार, तोपखाना, हाथी, वो सब तो अलग। दूसरी तरफ मुगल प्रशासन भी था, जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड था। उन्होंने जमीन की क्वालिटी के हिसाब से उसे 4 हिस्सों में बांट रखा था। पॉलेज यानी वो जमीन जिस पर हर साल खेती होती थी, परौती जिसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ा जाता था, चचर जो 3-4 साल खाली रहती थी, और बंजर जिस पर 5 साल या उससे ज्यादा से खेती नहीं हुई हो। टैक्स भी इसी हिसाब से तय होता था। और आखिर में देखते हैं कि ये सब हिंदुस्तान का एक छोटा सा गांव पूरी दुनिया के व्यापार से कैसे जुड़ा हुआ था। देखिए, उस दौर में दुनिया के बड़े बड़े एम्पायर्स जैसे मुगल, ईरान के सफवी, तुर्की के ऑटोमन, इन सब ने मिलकर एक स्टेबल माहौल बना दिया था। इससे जमीन और समंदर के रास्ते, व्यापार के नए नए रास्ते खुल गए, और यूरोप में भारत के कपड़ों और मसालों की डिमांड तो जबरदस्त थी। तो इस ट्रेड की पेमेंट कैसे होती थी? चांदी से। और ये चांदी आ कहां से रही थी? अमेरिका की खानों से। वहां से ये यूरोप जाती थी और फिर यूरोप से भारत पहुंचती थी हमारे सामान के बदले। इस चांदी के बहाव ने भारत की इकोनॉमी को पूरी तरह बदल दिया और कैश का चलन बहुत तेजी से बढ़ा। तो ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। कैसे एक ऐसी दुनिया जो अपने गांवों और अपनी परंपराओं में जी रही थी, वो अनजाने में ही ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा इंजन बन गई। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि कैसे एक छोटे से गांव में कपास उगाने वाले किसान की जिंदगी दुनिया के दूसरे कोने में हो रहे हलचल से जुड़ी हुई थी।